निकोलस फुकेट किंग लुई का फाइनेंस मिनिस्टर था। निकोलस को लेविश पार्टीज, खूबसूरत लड़कियां और पोएट्री पसंद थी। वह एक आलीशान लाइफस्टाइल जीता था। निकोलस होशियार था और किंग लुई के भरोसेमंद लोगों में शामिल था। जब प्राइम मिनिस्टर जूल्स मैजरीन की मृत्यु हो गई, तो निकोलस ने सोचा प्राइम मिनिस्टर का पद अब उसे ही मिलेगा। लेकिन इसके उलट लुई ने वह पद ही समाप्त कर दिया। फुकेट को लगा कि उस पर लुई का फेवर कम होता जा रहा है। लुई का फेवर हासिल करने के उद्देश्य से फुकेट ने एक बहुत ही भव्य पार्टी का आयोजन किया। दरअसल निकोलस ने अपने लिए एक आलीशान महल बनवाया था, जिसका निर्माण होने की खुशी में फुकेट ये पार्टी दे रहा था। पर उसका मूल उद्देश्य तो किंग लुई को ट्रिब्यूट देना था। यूरोप की नोबिलिटी के मशहूर चेहरे और उस समय के ग्रेटेस्ट माइंड्स उस पार्टी का हिस्सा बने। पार्टी में ऐसे ऐसे व्यंजन बनाए गए जो इससे पहले फ्रांस में कभी टेस्ट नहीं किए गए थे। फुकेट ने किंग लुई को सारे महल में घुमाया और महल की भव्यता दिखाई। जब पार्टी खत्म हुई और मेहमान जाने लगे, तो सबने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसी पार्टी और ऐसा महल कभी नहीं देखा। सब निकोलस से बहुत प्रभावित थे। अगले दिन फुकेट को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर आरोप लगा कि उसने ट्रेजरी से चोरी की है, जबकि उसने ट्रेजरी से जो भी चोरी की थी वो किंग लुई के कहने पर ही की थी। फुकेट पर मुकदमा चला और उसे जेल भेज दिया गया। अगले 20 साल फुकेट ने जेल में ही बिताए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? फुकेट से ऐसी क्या गलती हुई? दरअसल किंग लुई एक प्राउड और एरोगेंट आदमी था। वो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना चाहता था। किंग लुई को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके रहते किसी और को उससे ज्यादा अटेंशन मिले। फुकेट की जगह किंग लुई ने कोलबर्ट को अपना फाइनेंस मिनिस्टर रखा, जो अपनी कंजूसी और बोरिंग पार्टीज देने के लिए बदनाम था। लुई ने सुनिश्चित किया कि ट्रेजरी से जो भी एक्स्ट्रा पैसा निकले वो सीधा लुई के हाथों में जाए। लुई ने एक नया महल बनवाया जो फुकेट के महल से भी बहुत आलीशान था। किंग लुई अब फुकेट की पार्टी से भी भव्य पार्टियों का आयोजन करने लगा। चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। फुकेट ने पार्टी ये सोच के ऑर्गेनाइज की थी कि ऐसा करने से वो लुई को अपनी लॉयल्टी और डिवोशन दिखा पाएगा। इसके अलावा उसने सोचा कि ऐसा करने से वो किंग लुई को अपनी पॉपुलैरिटी और अपने कनेक्शंस से इम्प्रेस कर देगा, ताकि किंग उसे अपने लिए जरूरी समझने लगे और उसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे दे। लेकिन पार्टी में लुई से ज्यादा लोकप्रिय फुकेट बन गया। इससे किंग लुई की ईगो हर्ट हुई और वो इनसिक्योर हो गया। लुई इस बारे में किसी को कह नहीं सकता था, इसलिए उसने बहाना ढूंढकर फुकेट को जेल में डाल दिया। 16वीं सदी की शुरुआत में प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन गैलीलियो ने खुद को एक अनिश्चित परिस्थिति में पाया। गैलीलियो को अपनी रिसर्च के लिए उस समय के रूलर्स की जेनरोसिटी पर निर्भर रहना पड़ता था। रेनेसांस दौर के दूसरे वैज्ञानिकों की तरह गैलीलियो को भी अपनी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस को उस समय के लीडिंग पैट्रन्स या राजाओं को गिफ्ट के रूप में देना पड़ता था। जैसे एक बार उसने ड्यूक ऑफ गोजागा को मिलिट्री कॉम्पस गिफ्ट दिया। एक बार उसने कॉम्पस के यूज को एक्सप्लेन करने वाली बुक मेडिसिस को गिफ्ट की। इस तरह गैलीलियो रूलर्स का फेवर हासिल करता और उसके स्टूडेंट्स भी बढ़ते। हालांकि कितनी ही बड़ी डिस्कवरी क्यों ना हो, उसके पैट्रन पैसे ना देकर गिफ्ट के रूप में ही उसे पे करते। इससे उसकी लाइफ कंटिन्यूअसली डिपेंडेंस और इनसिक्योरिटी में बीत रही थी। 1610 में गैलीलियो ने एक नई स्ट्रेटेजी को अपनाया जब उसने जुपिटर के मून्स की खोज की। अब गैलीलियो ने सिर्फ एक रूलिंग फैमिली पर फोकस करने का निर्णय लिया, जो थे मेडिसिस। गैलीलियो ने मेडिसिस को एक खास कारण से चुना था। 1540 में जब कोसिमो वन ने मेडिसी डायनेस्टी की शुरुआत की, उसने जुपिटर को मेडिसी डायनेस्टी के सिंबल के रूप में चुना। गैलीलियो ने जुपिटर के मून्स की अपनी खोज को मेडिसी डायनेस्टी की ग्रेटनेस के रूप में शो किया। गैलीलियो ने कहा कि जुपिटर के 4 मून 4 मेडिसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, कोसिमो 2 और उसके 3 भाई। और जैसे ये चारों मून्स जुपिटर के चक्कर लगाते हैं, उसी तरह 4 मेडिसी भाई कोसिमो 1 यानी उनके पिता के चक्कर लगाते हैं।
इस डिस्कवरी को मेडिसिस को समर्पित करके गैलीलियो ने एक एम्बलम बनवाया जिस पर जुपिटर बादलों के ऊपर बैठा है और उसके 4 स्टार्स उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये एम्बलम उसने कोसीमो 2 को गिफ्ट किया। कोसीमो 2 ने गैलीलियो को अपना ऑफिशियल कोर्ट फिलोसोफर और मैथमेटिशियन नियुक्त कर लिया और अब उसे फुल टाइम सैलरी भी मिलने लगी। इस एक स्ट्रेटेजी से गैलीलियो ने इतना कुछ अचीव कर लिया जितना वो दशकों में नहीं कर पाया था। इसका रीजन साफ है, हर मास्टर इम्पोर्टेंट और ब्रिलियंट दिखना चाहता है। उन्हें विज्ञान से या इन्वेंशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपने नाम से और अपनी प्रसिद्धि से। गैलीलियो ने मेडिसिस का नाम अपनी डिस्कवरी से जोड़कर मेडिसिस को वो प्रसिद्धि दी जो वो अपनी इन्वेंशंस उनको भेंट देकर कभी नहीं दे पाता। गैलीलियो ने अपनी डिस्कवरी से मेडिसिस की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया या उन्हें इंफीरियर महसूस नहीं करवाया, बल्कि उसने उनके नाम को और प्रसिद्ध किया। He did not outshine the master, he made the master outshine all others. 48 laws of power का पहला लॉ, do not outshine your masters. हर किसी में इनसिक्योरिटीज होती है। जब आप अपनी प्रतिभा या टैलेंट को शो करते हो तो दूसरों में आपके प्रति जलन, द्वेष और ईर्ष्या पैदा होना स्वाभाविक है। दूसरों की फीलिंग से आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग आपसे पोजीशन में ऊपर हैं, जब बात उनकी हो तो सिचुएशन बदल जाती है। उनके लिए आपको दूसरी अप्रोच अपनानी चाहिए। बात जब पावर की आती है तो अपने मास्टर को आउटशाइन करना सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हैं। मास्टर्स अपनी पोजीशन में सिक्योर रहना चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों से इंटेलिजेंस में, चार्म में और बुद्धि में सुपीरियर रहना चाहते हैं। यह एक गलत फहमी है कि आप अपने टैलेंट से और गिफ्ट से अपने मास्टर की गुड बुक्स में शामिल हो सकते हैं। मौका मिलते ही वो आपको किसी लेस इंटेलिजेंट, लेस अट्रैक्टिव और लेस थ्रेटनिंग आदमी से रिप्लेस कर सकता है, जैसा किंग लुई ने किया। यह गलत फहमी कभी मत पालिए कि क्योंकि मास्टर आपको पसंद करता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेट 60th सेंचुरी जापान में एम्परर हिडेयोशी का फेवरेट एडवाइजर था सेनो रिक्यू, टी सेरेमनी का प्रीमियम आर्टिस्ट, जिसे एम्परर ने अपना एडवाइजर बनाया। उसे महल में एक अपार्टमेंट भी दिया गया और उसे जापान भर में मान सम्मान मिला। लेकिन 1591 में हिडेयोशी ने उसे अरेस्ट करवा दिया और मौत की सजा सुनाई। दरअसल रिक्यू ने महल में अपना एक स्टैचू बनवाया था। ये स्टैचू महल के सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल के पास था और नोबिलिटी की क्लियर साइट में था। आते जाते नोबिलिटी को वहीं से गुजरना होता था। रिक्यू अपनी लिमिट्स भूल गया था। रिक्यू ये मानने लगा कि उसके पास हाईएस्ट नोबिलिटी वाले अधिकार हैं। वो भूल गया कि उसकी पोजीशन एम्परर की वजह से है, इसलिए अपनी पोजीशन को कभी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। रिक्यू की तरह किसी के द्वारा किए गए फेवर को अपनी काबिलियत मानकर दिमाग पर हावी नहीं करना चाहिए। इस लॉ का प्रयोग आप अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। अपने मास्टर की चापलूसी करते रहना चाहिए। अगर आप अपने मास्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो खुद को कम इंटेलिजेंट दिखाइए और मास्टर को इंटेलिजेंट साबित कीजिए। उसे हमेशा जताते रहिए कि आपको उनकी एक्सपर्टीज की जरूरत है। छोटी छोटी गलतियां करते रहिए जिससे आपका कोई हार्म ना हो और मास्टर से हेल्प मांगते रहिए। अगर आपके आइडियाज मास्टर से ज्यादा क्रिएटिव हैं तो उन्हें मास्टर को समर्पित कर दीजिए और उन्हें ये जताइए कि आपकी एडवाइस उनके विचारों का ही अनुकरण है। इन सारे उदाहरणों में अपनी स्ट्रेंथ को छुपाना कोई वीकनेस नहीं है अगर ये आपको पावर की तरफ ले जाती है। जैसे आसमान में सूरज की तरह लाखों तारे चमकते हैं, लेकिन वो सूरज की चमक को फीका नहीं करते बल्कि खुद अंधकार में छुप जाते हैं, लेकिन इससे तारों की अहमियत कम नहीं होती। इसी लॉ का एक पहलू ये भी है कि आपको सिलेक्टिवली क्रूअल भी होना चाहिए। अगर आपका मास्टर अपनी पोजीशन में वीक होता जा रहा है तो उसे आउटशाइन करने से डरना नहीं चाहिए। जब वो वीक हो तो उसके डाउनफॉल में सहयोग करना चाहिए। ये क्रूअल लग सकता है लेकिन ये चीजों के घटने का नेचुरल कोर्स है। पावर अल्टीमेटली फेड होती है और वीक पड़ती चली जाती है। यही सही समय होता है जब आप उस पावर को अपने हाथों में ले सकते हैं।